पहले निशाने पर आया ईवीएम, फिर निशाने पर आया एसआईआर। दोनों ही मामले में आरोप एक ही लगा, वो है वोट चोरी का। ये मामला हरियाणा, महाराष्ट्र होते हुए बिहार तक पहुंचा और अब पश्चिम बंगाल में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मौका था संसद सत्र का, तो विपक्षी पार्टियों को लगा कि वोट चोरी के आरोप में सरकार को घेरने का इससे अच्छा अवसर क्या ही हो सकता है, और अब वोट चोरी के बहाने चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस चर्चा के बीच दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल राजनीतिक है कि आखिर वोट चोरी के आरोपों को उछालकर विपक्ष को क्या हासिल होगा। जिस मुद्दे को बिहार चुनाव में विपक्षी पार्टियां वोटरों के बीच मुद्दा नहीं बना पाई, उसे क्या पश्चिम बंगाल में जमीन पर उतार पाएगी। और दूसरा सवाल लोकतांत्रिक है या फिर कहें कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। चुनाव सुधार पर शुरू हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जो मांगे रखी, क्या वो वाकई व्यवहारिक हैं? उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? मसलन चुनाव से कम एक महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, यानी डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए। तो ये सारे जो सुझाव हैं या फिर मांग है, वो राजनीतिक मांग है या फिर वाकई चुनाव सुधार को जमीन पर लागू करने में, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बहाल करने में एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये शब्द आज की तारीख में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग को खूब घेरा। संस्थाओं पर कब्जे के आरोप को लेकर चुनाव आयोग और वोट चोरी को राहुल गांधी ने सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम बताया। राहुल ने बिहार के SIR का हवाला देते हुए कहा कि अगर SIR सही है तो फिर बिहार में इतने ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स क्यों हैं। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली। To capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. Conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। संसद में बहस चली तो सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि नेहरू जी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। तो राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने एक लंबी फेहरिस्त गिना दी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सबका नाम ले लिया। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी, उसमें HR गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा, दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि SIR की आवश्यकता है। महोदय, सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में
जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल उनको भगा दिया गया, और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। इससे पहले भी इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वर्ष 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002 और 3 विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। संसद में एसआईआर पर बहस से पहले चुनाव के दौरान एसआईआर पर खूब बहस हुई थी, लेकिन बिहार चुनाव में झटका खाने के बाद विपक्ष अभी तक इसको मुद्दा बनाए हुए है। इधर बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के संवैधानिक काम में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों की लिस्ट मांग ली है जहां एसआईआर के काम में बाधा डाली जा रही है। सवाल ये है कि एसआईआर पर विपक्ष को इतना ऐतराज क्यों है? साथ ही जो सकारात्मक सुझाव चुनाव सुधार के लिए विपक्ष की तरफ से सरकार को दिए जा रहे हैं, उस पर अमल करने में क्या परेशानी है? क्योंकि एसआईआर से जितनी आपत्ति नहीं है, उससे ज्यादा आपत्ति प्रक्रिया की हड़बड़ी और चुनावी कनेक्शन को लेकर है। ऐसे में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण बिना सियासी दांवपेच के हो सके, उसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती ताकि लोकतंत्र का इकबाल और मजबूत हो? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब देकर सत्ता पक्ष भरोसे की बहाली करे ताकि लोकतंत्र और मजबूत और रोशन हो। तो ये सारे सवाल हैं, इसके जवाब ढूंढना काफी जरूरी है, क्योंकि हम जिस लोकतंत्र में है उस लोकतंत्र पर दुनिया का भरोसा है। हम लोग अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र कहते हैं, और जो विपक्ष पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि वोट चोरी एक तरह से देशद्रोही है, देशद्रोही हरकतें हैं, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, ये शंकाओं को दूर करना पड़ेगा। आज यही कोशिश करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागे जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे ही करूंगा। तमाम सफाई आप लोगों की तरफ से दी जाती रही, लेकिन आज जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया, विपक्षी पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया अलग अलग दलीलों को दे करके, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपको तो इस कंफ्यूजन को, उन शंकाओं को निर्मूल साबित करना होगा। कैसे करेंगे आप? देखिए, जो निर्मूल शंकाएं ही निर्मूल हों, उनका निर्मूलन कैसे होगा? बिहार में लगातार कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल यह दुष्प्रचार करते रहे कि बिहार में बहुत सारे वैध मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय पिछले कई महीनों से कह रहा है कि ऐसे कुछ वैध वोटर आप ले आए जो वैध थे फिर भी उनका नाम काट दिया गया। एक वैध वोटर आज तक ये सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जा सके, जो वैध वोटर था फिर भी उसका नाम काट दिया गया। तो झूठ की बुनियाद पर खड़े गए सवालों का क्या जवाब हो सकता है? वोट चोरी की बात करते कि ईवीएम से वोट चोरी होती है। भाई, सबसे अधिक वोट चोरी तो बैलेट से होती थी, और अगर वोट चोरी करना देशद्रोह की गतिविधि है तो जवाहरलाल नेहरू तो देशद्रोही सिद्ध हुए, क्योंकि 1952 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 74,000 से अधिक वोट, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब उत्तर मुंबई से प्रत्याशी थे तो उनके 74,000 से अधिक वोटों को खारिज किया और बमुश्किल 14,000 वोटों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव हरवा दिया। तो नेहरू जी निश्चित तौर पर श्रीमान राहुल गांधी का जो पैरामीटर है उस पर वो देशद्रोही रहे होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनारायण के खिलाफ सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का मामला दायर किया, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। उस फैसले का आदर करने की बजाय इस देश पर आपातकाल लादने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी तो बहुत बड़ी वोट चोर थी।
1980 के चुनाव में बिहार में ये स्वयं जो है लोकसभा में कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री पी शिवशंकर का जवाब है कि 324 विधानसभाओं में से 81 विधानसभाओं में वोट लूटे गए थे, इसलिए वहां पर पुनर्मतदान कराया गया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनका चुनाव इस आधार पर खारिज किया गया कि उन्होंने चुनाव में बूथ लुटवाए थे। तो जब से चुनाव के बूथ लूटने की गतिविधियां बंद हुई, तब से कांग्रेस आज दिन तक लोकसभा में बहुमत ही नहीं पा सकी। तो जिन लोगों के जमाने में बूथ लूटे जाते थे, वोट छीने जाते थे, वोट खारिज किए जाते थे, लोगों को जबरन हराया जाता था और सुकुमार सेन से लेकर टीएन शेषन तक, एमएस गिल तक तमाम निर्वाचन आयुक्तों को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता था, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे राहुल गांधी। स्वीकारिए ना कि सुकुमार सेन से गलत तरीके से काम करवाने के कारण ही उनको राज्यपाल पद का इनाम दिया गया। इसलिए जो है उन्होंने जो है आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल को जो है अहमदाबाद शुक्ला जो जी, है जी अहमदाबाद शुक्ला जी, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछली सरकार ने, ठीक है मान लिया आप अपनी बात को मान लेते हैं कि पिछली सरकार ने ये गड़बड़ी की, वो गड़बड़ी की, वो आपके आरोप हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने गड़बड़ी की, इसके वजह से हमारे जो सुधार हैं उसको आप 100% पुख्ता मानिए, ये लॉजिक तो स्वीकार कोई नहीं करेगा ना। आपने सुधार किया, नई सरकार आती है, सुधार करते, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, उसमें जो आशंकाएं हैं आशंकाओं दूर करेंगे ना। लक्ष्मण जी कृपा करके मुझे बताइए, वीवीपैट से जब से चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, वीवीपैट के 100% मिलान जो है सही सिद्ध हुए हैं, ये चुनाव सुधार है कि नहीं है? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं कराना पड़ा, ये चुनाव सुधार है कि नहीं है? बिहार समेत पूरे देश में एक भी बूथ कैप्चर नहीं किया जा सका, ये चुनाव सुधार है कि नहीं है? ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ईवीएम के नाते मिला है, ये चुनाव सुधार है कि नहीं है? तो ये चुनाव, और इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसके सबूत देना। अभी श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि एसआईआर का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं कि हरियाणा में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। साहब डुप्लीकेट वोटर को खत्म करने के लिए ही तो एसआईआर का प्रावधान है। एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि डुप्लीकेट वोटर जो हैं, जिन वोटरों का मृत्यु हो चुकी है, उन वोटरों का नाम काटना, और जो भारत के नागरिक नहीं है उन मतदाताओं का नाम काटना, यही तो एसआईआर की प्रक्रिया का लक्ष्य है। तो इस पर विरोध किस बात का है? विरोध किस बात का? और एक बात आपने जो आपने एक बात और कही, इस पे मैं चाहूंगा बाकी हमारे जो प्रवक्ता हैं उस पे अपनी बात रखें कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसको सबूत नहीं दे पा रहे हैं, सबूत नहीं दे पाते, इस वजह से इन आरोपों को सत्ता पक्ष हमेशा से खारिज करती रही। प्रेम शुक्ला जी की इन बातों पर अंशवत साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा साहब हैं, इन दोनों के पास आऊंगा। लेकिन चूंकि काफी लंबे समय से इस पूरी प्रक्रिया को सतीश के सिंह साहब देखते रहे हैं, चाहे जब पहले की सरकारें और अभी की सरकार हो। सतीश के सिंह साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि पहले जिस तरीके से वोटिंग होती थी उसमें अब काफी बदलाव आया है, काफी ज्यादा पारदर्शिता आई है, हालांकि जो नई व्यवस्था उस पर शंकाएं भले ही उठता हो। देखिए, जब ऐसा पहले गड़बड़ियां हुई होंगी, हुई भी थी, कुछ तो हमने खुद ही देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूट वगैरह देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो तो होती थी। प्रेम शुक्ला जी की बातों से ये लग रहा है कि चूंकि वो पहले ऐसा होता था इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग यही करेंगे। ये लॉजिक जब होता है तो इस बात को आप समझिए कि उन्होंने गड़बड़ किया तो हम तो करेंगे ही। अब क्या है कि सुधार हो रहे थे, मैं भी मानता हूं कि मैं नहीं इस पक्ष में हूं कि ईवीएम चला जाए, नियत की बात है। अब जो आज राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, है ना, आप तो 400 ले आते भाई, अब तो हो सकता है कि आप 450, 500 कुछ भी ले आ सकते हैं, लेकिन अगर जो दिसंबर 23 में कानून बदला गया, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली गई, जो 45 दिन का एक सीसीटीवी फुटेज का लाया गया कि भैया नहीं रहेगा,
45 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 45 दिन के बाद। अब तो कुछ दिन में हो जाएगा, 45 मिनट में खत्म हो जाए, हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और चौथी बात कि भाई चुनाव आयुक्तों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न पहले न बाद में न अभी, तो ये सब तो एक तरह से अब चुनाव औपचारिकता रहेगी। इसीलिए लगता है कि जो वर्ल्ड के डेमोक्रेसी रैंकिंग वाले लोग हैं भारत को नीचे ले जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये आ रही है कि अगर इनके, देखिए ये भी मैं मानता हूं कि भाजपा और इसके जो समर्थित दल हैं, भाजपा खास तौर पे, उनकी चुनावी मशीन, उनके कार्य करने की क्षमता, उनका संगठन, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तब काहे के लिए ऐसे ऐसे सवाल खड़े होने दे रहे हैं? जो ये मांग कर रहे हैं चार, प्रेम शुक्ला जी आज इसी मंच से कह दे कि ये चारों तो मांगे जायज है, इसको कर दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको ऐसा लगता है, एक मिनट रुकिए, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है, और यही है पलट के कि भाजपा ने भी लगता है चुनाव आयोग को सब जो है आउटसोर्स किया। संजय शर्मा जी, इस तरह की चीजें अगर होती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये लोग तो बार बार राहुल गांधी को एंटी नेशनल देशद्रोही बताते रहे। आज भारत के एक लाइन और बस खत्म कर देंगे कि भारत के संसद में अगर राहुल गांधी, जो कि बार बार देशद्रोही करार दिए जाते हैं कि विदेश में जाके ये करते हैं वो करते हैं, आज तो वो आप लोग को कह रहे हैं देशद्रोही। नहीं, मैं आगे चल के अंशवत संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जवाब देना चाहते हैं, पहले इनका जवाब लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि जिन सुझावों को दिया गया है उन सुझावों को क्यों नहीं लागू किया जाए? मूल मुद्दा है कि सतीश जी ने जो प्रश्न पूछे मैं उसका उत्तर देता हूं। सतीश जी का कहना है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई पहले से थे क्या? मुझे एक निर्वाचन आयुक्त का नाम बताएं 2014 के पहले जिसकी नियुक्ति में जो है सीजेआई या कोई समिति बैठी हो। एक नाम बताएं सतीश जी, कोई नाम नहीं है। दूसरा, श्रीमान सतीश जी का कहना है कि जो निर्वाचन आयुक्त है उस पर उसको जो है जो पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई वो गलत है। उसको इम्यूनिटी पहले से ही प्रदान है। सुकुमार सेन से लेकर 2014 तक जितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए उनको जो है आगे के दिनों में किसी प्रकार का दबाव ना रहे, इसलिए इम्यूनिटी पहले से ही हासिल है। सतीश जी, ये इम्यूनिटी 2023 में विशेष तौर पर प्रदान नहीं की गई। तीसरा बिंदु, आपने कहा कि लगातार चूंकि पिछले लोगों ने गड़बड़ी की थी इसलिए आप गड़बड़ी नहीं, पिछले लोग गड़बड़ी करते थे, हमने सुधार किया है। पहले रीपोल कराना पड़ता था, बूथ लूटे जाते थे। बिहार के चुनाव में एक भी बूथ पर रिपोल ना कराया जाना इस बात का प्रमाण है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। अब जो है बूथ लूट कर जो है किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अब किसी के मत पत्र को जो है खारिज करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरह जीते हुए चुनाव को हराया नहीं जा सकता। अब मौलाना आजाद चुनाव हार जाने के बाद, डीएम के घोषित कर दिए जाने के बाद डीएम पर यह दबाव बना करके तुमको सस्पेंड कर देंगे या गोविंद बल्लभ पंत को यह धमकी देकर कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, इस नाम पर किसी को चुनाव हरवाया नहीं जा सकता। ये चुनाव सुधार हुए हैं, चुनाव पारदर्शी हैं, चुनाव निष्पक्ष हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई गलती है तो कृपा करके चुनाव आयोग के सामने ले आए, जनता के सामने ले आए, सिर्फ आप पत्थर मारकर भागे नहीं। सतीश जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। 2 लाइन में मैं जवाब देता हूं। फिर संजय शर्मा जी के पास देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। ये कि हरियाणा में ब्राजील की 22 फोटो वाली एक ब्राजीलियन मॉडल मिली थी, है कि नहीं? कुछ आरोप जो है कर्नाटक को लेकर लगाए गए, कुछ महाराष्ट्र को आवश्यक है। फिर तो नहीं, एसआईआर आवश्यक नहीं। पहले ये जरूरी कि पता तो चले ये हरियाणा में ब्राजीलियन कहां से आ गई। आप ही बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं बताता है तो। आपको मालूम होगा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम। ठीक है, इसका जवाब दे दिया गया कि एसआईआर जरूरी है, निर्वाचन आयोग का दायित्व, आपका भी दायित्व। संजय शर्मा जी, चुनाव सुधार, संजय शर्मा जी, जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष का आपने सुना, और कई बार उन्होंने कहा कि आप आरोप तो उठाते हैं लेकिन कोई इसका सबूत नहीं दे पाते हैं, फिर हंगामा क्यों करते हैं?
देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्र की सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, जो सत्ता पर काबिज हैं, ये लोग मानसिक मोतियाबिंद के शिकार हैं। और कोई भी सवाल करो, इनसे आप कोई भी सवाल करो, ये 100 साल पीछे चले जाएंगे। आज हकीकत ये है कि चुनाव आयोग और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू बनते हुए दिख रहे हैं। कातिल भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, फरियाद करें तो किससे, अदालत भी आप है। दोनों एक दूसरे का काम चलाते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान चुनाव आयोग को जो प्रोटेक्शन इन्होंने दे दिया है, इसके दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा सेकंड एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आज ये लोग पहले से था, नहीं, आज इनको बाद में भी ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं पहले से था। प्रेम शुक्ला जी तो कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर देंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हरियाणा की एक पंचायत का मामला था, ईवीएम पर डाउट था, कोर्ट में लाया गया और परिणाम बदल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और बिहार में जिस हिसाब से चुनाव हुआ, कहां था चुनाव आयोग? चुनाव चलते हुए 10-10 हजार रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में दिए गए, चुनाव आयोग कहां था? आदर्श चुनाव संहिता रो रही थी। जेडीयू के मंत्री, बीजेपी के मंत्री 100 गाड़ियों के कॉन्वॉय में चलते थे। लल्लन सिंह जी का वो स्टेटमेंट, वो बयान सारी दुनिया ने देखा, हमने देखा। आज हम चुनाव आयोग पर कोई बात करते हैं, इनको मिर्ची लगती है। आपको याद होगा लक्ष्मण जी, जेएम लिंगदो भारत के चुनाव आयुक्त थे। जेएम लिंगदो भारत के चुनाव आयुक्त थे। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और लिंगदो साहब का नाम मोदी जी कितनी अभद्रता से लिया करते थे, ये देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा और लोकतांत्रिक परंपराओं ने भी देखा। और आज ये बात करते हैं 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का डीएनए नागपुर की लेबोरेटरी में जब से मैच हुआ, एक हो गया, मिल गया। आपने बिहार का रिजल्ट देखा, बिहार में क्या किया। 20 साल शासन चलाने के बाद इनको 10-10 हजार रुपए की लोगों को देनी पड़ी, बैंक अकाउंट में डालने पड़े और चुनाव आयोग देखता रह गया। हम इससे चुनाव आयोग को देख रहे हैं और हम ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। और ये एसआईआर की प्रक्रिया जब अपनाई जा रही थी, तब इन्होंने आधार कार्ड को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर डिसीजन देना पड़ा। ये लोग कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज करने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधार कार्ड मानना पड़ेगा और आधार कार्ड से आज एसआईआर में लोग अपना नाम दे रहे हैं। आपको याद होगा संजय शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मानने का आदेश दिया, आधार कार्ड मान करके एसआईआर शुरू किया गया, फिर भी आप लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे ना उसको। हम तो एसआईआर की प्रक्रिया में हम कह रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आप ही के चैनल में डिबेट हुई थी और आपने बीएलओ की परेशानियों को लेकर बहुत कुछ आपने बात कही थी और वो बहुत प्रशंसनीय काम था। हमने भी ये बात उठा रहे थे, चुनाव आयोग कब जागा जब 40 से ज्यादा बीएलओ की मृत्यु हो गई, लोग अवसादग्रस्त हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तब जाकर मात्र 7 दिन का टाइम बढ़ाया। और इसके पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया होती थी उसमें साल भर का समय होता था, लोग आराम से काम करते थे, किसी को अवसाद जनित परिस्थितियों में जाना नहीं पड़ता था। लेकिन इनको क्या मतलब है? ये लोग तो मानसिक मोतियाबिंद के शिकार है। इनको नोटबंदी के समय लोग मरे, इनको फर्क नहीं। बहन बेटियों के विवाह छोटे, ऐसा करता हम मुद्दे पे रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। आपके आरोपों का जवाब लेने के लिए अंश वत्स साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स साहब। ये जो मुद्दा है, आपके नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उस पर 2 जवाब बड़े ठोस तरीके से प्रेम शुक्ला जी ने भी दिया है। पहला कि ये कहना कि चुनाव आयुक्त को आप जो है इम्यूनिटी दे रखे हैं कि आगे चले कोई गलती होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कोई नया कानून यहाँ पर नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका कभी भी चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं रही है। और कई सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए। मैं देख रहा था कि आप लोगों के शासनकाल में भी कि चुनाव आयुक्त को अलग अलग पदों पर रखा गया, चाहे राज्यपाल के पद पर रखा गया, कई बार चुनाव लड़वाया भी गया। तो ये आरोप तो आपका बेदम यहीं पे हो जाता है। इन आरोपों के सहारे आप चुनाव सुधार की बात कैसे कर रहे हैं अंशवत जी? लक्ष्मण जी, अभी मैं पिछले कई देर से जो है इस डिबेट में सभी की बातों को सुन रहा था और मैंने सदन में भी सभी के भाषणों को सुना जो आज चुनाव सुधार पे हुई थी।
और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज राहुल जी ने आज बीजेपी और आरएसएस की जो कलही खोलने का काम किया वो एकदम शानदार पल था। आज मैं भी सभी की बात को सुन रहा था और प्रेम शुक्ला जी का ही उदाहरण गिना रहे थे। ये वही बीजेपी है भैया जो है चंडीगढ़ मॉडल को अंतिम वक्त तक जो है डिफेंड कर रही थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ नहीं पड़ गई थी तब तक ये लोग डिफेंड कर रहे थे इस चंडीगढ़ मॉडल को। ये वही बीजेपी है जो भैया हरियाणा में पंचायत चुनाव के जो नतीजे जो थे जब सुप्रीम कोर्ट में जाके बदल गए उसको डिफेंड कर रही थी। तो इन बीजेपी की कौन सी बात को हम सत्य माने? आज आप इनकी बातों पर चर्चा मत करिए। सच्चाई क्या है कि अगर आज जब मोदी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैन बी डिलीवर्ड, तो यही वही मोदी जी हैं जो भैया जो है आज डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हर पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरों के साथ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो आज जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं संभाल के रख पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही सीसीटीवी फुटेज जो है उनके हरियाणा के ब्राजीलियन मॉडल जो है ना उसको एक्सपोज कर देगा। आज यहाँ पे मोदी जी बड़ा जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना कि डेमोक्रेसी कैन बी डिलीवर्ड, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर अपना ये कर देते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट अब जो है उस चुनाव आयोग के दायरे में नहीं रहेगा, चुनाव आयोग को इम्यूनिटी दे देते हैं वो बैकडोर से। अगर आप लोग इतने ही ज्यादा सच संगत काम कर रहे हैं, अगर आप रूल प्रोसीजर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों डर लग रहा है? अगर चुनाव आयोग के जो हम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर वो निराधार है तो आपको क्यों डर लग रहा है? कोर्ट में से होने दीजिए। आप क्यों घबरा जाते हैं? हम लोग ये बात करते हैं कि आज के समय पे जो है आप चुनाव आयोग के जो पैनल है ना नियुक्ति का, उसमें विपक्ष को पूरी तरीके से असहाय छोड़ देते हैं और अमित शाह जी को बिठा देते हैं ताकि आप अपने खुद के चुनाव जो है अपने चुनाव आयोग को नियुक्ति कर सके। तो इस चीज पर हम लोग सवाल उठाते हैं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे पूरे प्रोसेस में इलेक्शन के। ऐसा ही सेम जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने भी दिया कि हमारी वोटर लिस्ट एकदम निष्पक्ष है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा का दिखाया ना एग्जाम्पल वोट चोरी का कि कैसे इतने सारे वोटर्स बन जाते हैं। उन्होंने हरियाणा का दिखाया ना इतने सारे कैसे वोटर्स बन जाते हैं। ब्राजीलियन मॉडल का उन्होंने दिखाया ना कि कैसे बिहार में जो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आती है कि वहां पे जो है 1.5 करोड़ जो है बोगस वोटर्स है, वहां पे डुप्लीकेट वोटर्स है। तो आप यहाँ पे कौन सी जो है अपनी पारदर्शी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये बड़ा बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर। नेहरू जी ने तो भैया जो है हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनको राज्यसभा भेजा था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा था कि मुझे जो हरवाने का काम किया था चुनाव में वो सावर जी ने किया था। तो यहाँ पे आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात करें कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ऐसा करते हैं आपने लंबा बोलेंगे तो बाकी लोग भूल जाएंगे आप पूछना क्या चाहते हैं। ऐसा करते हैं वत्स जी, आपने 2-3 स्पेसिफिक बातें की हैं, इस पे प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागे जी के पास जाएंगे, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे कृपा करके ये बताइए कि इनकी किस बात, कौन सी इन्होंने तथ्यपरक बात की? ये हरियाणा में एक चुनाव होगा, अगर वोटर की डुप्लीकेसी की बात करते हैं तो एसआईआर की प्रक्रिया के बिना कैसे दूर होगा वो? किसी भी राज्य में अगर मतदाताओं की डुप्लीकेसी है तो कैसे दूर होगा? और कह रहे हैं कि बिहार में 1.5 करोड़ डुप्लीकेट मतदाता, 1.5 करोड़। आपने सुना इनका आंकड़ा? 1.5 करोड़, 1.5 लाख के आसपास, 1,20,000, 1,20,000। हाँ नहीं, इन्होंने 1.5 करोड़ कहा, अभी इन्होंने 1.5 करोड़ कहा। हाँ, इन्होंने 1.5 करोड़ और डुप्लीकेसी है तो उसको एसआईआर के माध्यम से दूर कर। हाँ, तो इन्होंने अगर डुप्लीकेसी सही है तो कैसे दूर होगा वो? निर्वाचन आयोग के जब आप ध्यान में लाएंगे कि ये डुप्लीकेट है, भाई बीएलए जो हैं बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस के, आरजेडी के, इनके सहयोगी दलों के नहीं है क्या? उनका काम नहीं है क्या डुप्लीकेट वोटर के बारे में बताना? उसको निकालने की प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्या? आप जो हैं चुनाव बीत जाने के बाद जब हार जाएंगे चुनाव तो आप कोहराम मचाएंगे कि अंपायर गलत है क्योंकि खेलना आपको नहीं आता है, नाचना है तो आंगन टेढ़ा। ये नहीं चलता ना भाई। और मैंने जो श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है कि उन्होंने बाकायदा संसाधनों का दुरुपयोग किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा कब भेजा था नेहरू ने? जरा वो तिथि बताइएगा, कब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू ने राज्यसभा भेज दिया चुनाव हारने के बाद? जरा तिथि बताइएगा आप, कौन सी राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया था? कुछ भी आप क्लेम कर रहे हैं। 15 सेकंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से चुनाव हराया गया था सबके सामने। मैंने बिहार का जिक्र किया था उसमें 1.32 करोड़ वोटर्स जो थे वो फेक एड्रेस पे रजिस्टर थे। 14 लाख ऐसे थे वोटर्स थे जो कि डुप्लीकेट थे, जो कि बार बार उनकी थी। और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है एसआईआर के पहले की बात प्रॉपर। हाँ, और उसका, हाँ, ये एसआईआर के पहले की बात है।
हाँ, और उसके बाद यहाँ पे जो ये एसआईआर के लेके बड़ी बात कर रहे हैं, जब हम लोग इसलिए SIR होने SIR से पे तो अच्छा सवाल हो गया उठाते ना। हैं। अरे एक सेकंड सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए एसआईआर पे हम लोग इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी अगर एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही कहते कि भैया 20% तो कटेंगे, आप यहाँ पे प्रक्रिया से पहले कैसे बता सकते कि भैया 20% कम कुछ भी हो जाए हम लोग काटेंगे ही काटेंगे। तो इसलिए हम लोग सवाल उठाते हैं आपकी मानसिकता, आपकी जो मंशा पे हम लोग इसलिए सवाल उठाते हैं। आप यहाँ पे जब आधार कार्ड को जोड़ने को लेकर यहाँ पे बात करते हैं, अरुण जेटली तो 2002 में कहते थे कि भैया जो आधार कार्ड को जोड़ने से 20% ठीक है, अरे सुन लीजिए, इसको सुन छोड़िए। लीजिए। किसने कहा? नहीं, इसको रहने देते हैं। ये फिर मामला जो है ना सब्जेक्ट से भटकता जाएगा। संगीत नहीं, रागी जी नहीं, हमारे साथ कहाँ जुड़ चुके हैं, जो कि क्या पॉलिटिकल ज्ञानेश साइंस कुमार जी ने नहीं के कहा संगीत था कि रागी जी 20% हम लोग काटेंगे। लक्ष्मण जी, क्या ज्ञानेश संगीत कुमार जी रागी ने जी नहीं कहा था कि 20% हम लोग काटेंगे? क्या यहाँ पे संगीत रागी जी, कहाँ कहा? मैं आपसे सवाल लेकर आ रहा हूं, चूंकि मामला आपके कान में कहा? अच्छा चलिए पहले कब कहा भाई? ज्ञानेश कुमार का बयान कहाँ है कि 20% वोटर में काटूंगा ही? आप उनका आपने नहीं सुना तो आप जो है बाइट निकाल लीजिए। उनकी जो है प्रेस जरा कॉन्फ्रेंस fact check हुई थी, कीजिए लक्ष्मण राय जी। पता नहीं 20% वाली बात तो फैक्ट चेक कीजिए। 20% वाली बात पता नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे याद नहीं है। अगर होगा तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। इसमें मैं आगे fact चलकर check कीजिए, नहीं कहा आऊंगा, उन्होंने तब तक कहीं। मैं कोशिश करता मैं कोशिश करता हूँ इसका फैक्ट check कराइए अपनी टीम से आप। हाँ, तो हमारे साथ संगीत रागी साहब, ये पॉलिटिकल मामले को छोड़ दीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं और आपने कई सारे चुनाव सुधारों को काफी करीब से देखा होगा, इस पर रिसर्च किया होगा। ये चुनाव सुधार पर डिबेट के दौरान जो 4-5 सुझाव निकल कर आए हैं राहुल गांधी की तरफ से, जिसका जिक्र मैंने अभी शो के दौरान किया है, उन सुझावों को अमल करने में दिक्कत आखिर क्या है? देखिए, कुछ बातें सारे आपके दर्शकों को जान लेनी चाहिए। पहली बात कि जिस इम्यूनिटी की बात की जा रही है वो पहले से ही संविधान ने उनको आर्टिकल 324 के अंदर दे रखा है। हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका पोजीशन जो होता है वो जुडिशियल तो नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही उसको इम्यूनिटी दिया हुआ है। ये बातें हम सबों को समझनी चाहिए। दूसरी बात, हम सभी को ये जान लेना चाहिए और आपके दर्शकों को कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के कमेटी का सदस्य नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। और कांग्रेस के समय तो कभी भी एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान की इसकी व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने मनमाने तरीके से लोगों को उसमें रख देता है, तो उसने कहा कि जब तक आप एक कानून लेकर के इस पर नहीं आते हैं तब तक हम एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इसमें व्यवस्था करते हैं। सरकार ने कानून लेकर के आया, क्योंकि ये अधिकार जो है वो कार्यपालिका का है, इसमें न्यायपालिका का हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए ये व्यवस्था लेकर के आई सरकार। आपको लगता था कि ये गलत व्यवस्था है, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो ये बार बार कहता भी हूं लक्ष्मण जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि आधार को भी डॉक्यूमेंट के तौर पर मानना चाहिए, मुझे लगता था इसमें एक कैविएट जरूर होनी चाहिए थी, और शायद है भी, कि इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार नहीं किया गया है और ये भारत का नागरिक है। परेशानी क्या होनी चाहिए भाई, चुनाव इस देश में। एक मिनट, मैं मुद्दे पे आ जाता। भाई, इस देश में चुनाव में भाग लेने का अधिकार उसी को होगा जो भारत का नागरिक है। और भारत के नागरिक यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, अब तो हमारे यहाँ परंपरा भी थी ना भाई, प्रधानमंत्री के घर में बिना नागरिकता पाए हुए सोनिया गांधी रह रही थी, तो ये तो अब कोई अलग सवाल उठा दे तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, जो भारत का नागरिक है वही तो वोट देने का अधिकार रहेगा।
और इसमें चुनाव आयोग संगीत रागे जी मैं थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पाने दीजिए, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं सोचता हूं थोड़ा सा हम लोग दर्शकों को कुछ मीनिंगफुल बातें रख दी जाए एक बार, कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव से ठीक 1 महीने पहले डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दिया जाए, रीडेबल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे तो कोई इसमें परेशानी नहीं, लक्ष्मण जी, रुक जाइए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, रुक जाइए। अब दूसरा सवाल ये कि जब हमारे पास इतना ज्यादा डेटा सेंटर है, तो सीसीटीवी फुटेज 48 दिन, कितने 15 दिन है ना, 45 दिन बाद क्यों डिलीट कर दिया? रहने दिया 1 महीना 2 महीना, उसमें क्या दिक्कत है? आपने 45 दिन कहा ना, तो 45 दिन कितना दिन होता है? 1.25 महीना तो है ना। आप 100 महीने रख लीजिए, 6 महीने ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? रखिए 6 महीना, क्या दिक्कत है? देखिए कोई ना कोई उनको स्टोरेज की परेशानी होगी, तभी तो ऐसा उन्होंने किया है। इसमें तो आपको मान ले सेंटर है, कहाँ नहीं संगीत रागे जी, ये सवाल में इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप समझदार आदमी हैं, प्रोफेसर, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पॉलिटिकल प्रवक्ता बोलते तो एक्सेप्ट करता। अरे इतना डेटा सेंटर, इतने बड़े बड़े डेटा रहते हैं, ये रख लेंगे 45 दिन के बाद 6 महीने, क्या दिक्कत है? अब ये एक सवाल और का जवाब दीजिए, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। फिर एक उत्तर दे लेना। हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए। उत्तर दे लेना। आप कह रहे हैं कि 6 महीना रख लीजिए। मैं आपसे एक सवाल मैं अपने कांग्रेस के मित्रों और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं, यदि आपको लगता है कि चुनाव में पहले गड़बड़ी होती थी, तो आप कब चले जाते थे? चुनाव काउंटिंग के तुरंत बाद आप चले जाते थे। आपको लगता है कि वाकई धांधली हुई है, बूथ लूटा गया है या कुछ भी? हम तो उसी जगह से आते हैं जहां से सतीश आते हैं, और जब लाइन लगा हुआ रहता था तो लोग कहते हैं अरे यहाँ का राशन बंट रहा है क्या? एक बम फूटता था, एक गोली चलती थी, सभी चले जाते थे, और बूथ लूट करके एक ही और 2 आदमी मार करके उस पर ठप्पा लगा करके वो देर लौटा देते थे। ये तो कांग्रेस के जमाने का ये तो आपका लॉजिक वैलिड नहीं ना। आपके लॉजिक पे जवाब लूंगा मैं। आपका लॉजिक, आपने बहुत सही लॉजिक दिया, बहुत फैक्ट के साथ लॉजिक दिया। संजय शर्मा जी, फिर मैं जाऊंगा सतीश के सिंह के पास। संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए। ये जो बात कह रहे हैं, आज जिन चुनाव में सुधारों की बात की जा रही है, उन पर यह बात क्यों नहीं करते? आज जब हरियाणा के पंचायत के रिजल्ट बदल जाते हैं कोर्ट में जाके मशीनों के द्वारा, उस पर बात क्यों नहीं करते? जिन देशों में टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन है, वो वापस ईवीएम पर आ गए, ये उसकी बात क्यों नहीं करते? असल में देश में अभी एक संक्रमण काल का दौर चल रहा है, और ये अहंकारवादियों का दौर है, अधिनायकवादी इनका रवैया है, और ये देश के आम आदमी के सवालों को कभी इंडोर्स नहीं करते। चुनाव आयोग ने भी 7 दिन का समय देने में 40 से ज्यादा लोगों की बलि ले ली। इसके इन हत्याओं का, ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो लोगों की डेथ हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और केंद्र की अधिनायकवादी सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यही मुद्दा संजय जी आपने कई बार मुद्दा उठाया है, कई बार मुद्दा संजय जी ने उठाया है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए, फिर सतीश के सिंह साहब के पास जाऊंगा। देखिए, अधिनायकवाद ये होता है लक्ष्मण जी, हाँ संजय, संगीत जी बोल रहे, फिर बोलूं मैं। नहीं ना, बोलिए आप। संगीत जी कुछ इंटरवीन कर रहे थे। अच्छा, संगीत जी को मौका देना चाहते। संगीत जी बोलिए। अधिनायकवाद ये होता है, हाँ संगीत जी कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि बीएलओ में एक भी व्यक्ति यदि मर जाता है इस प्रक्रिया के अंदर, तो गलत है, और सुप्रीम जो है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बंधु, आपके यहाँ बंगाल में जब चुनाव होता है तो 50,000 लोग भाग करके, आपके टेरर के डर से भाग करके आसाम चले जाते हैं, झारखंड भाग जाते हैं, जो जानबूझकर देश को मूर्ख बनाना बंद करिए। संबित रागी जी, त्रिपुरा में आप लोग क्या करते हैं वो भूल गए, आसाम में आप लोग क्या करते हैं, और मैं अपनी बात खिलाफ राष्ट्रीय में करके कोई फायदा नहीं है। बंगाल से कोई नहीं जाता, और मैं अपनी बात तो आपका ही है, आप कर लीजिएगा। मैं जानता हूं सर, बंगाल में एक मिनट संगीत रागे जी को की बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूं। संगीत रागे जी, अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करिए। सर, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल का मेरा अध्ययन है, और वहां पर क्या होता था ये बताने की जरूरत नहीं है।
पॉलिटिकल कैनिबलिज्म एक वर्ड होता है। हत्याओं की संस्कृति जो है, राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति जो सीपीएम से आई थी और तृणमूल कांग्रेस ने उसको एडॉप्ट कर लिया, वही एक सहारा है जिसके सहारे आप टेरर वहां पर पैदा करते हैं। ये मत भूलिए, चुनाव आयोग ये देश रहेगा, चुनाव भी रहेगा, हम सब चीज रहेंगे, लेकिन जिस प्रक्रिया का पालन आप करते हैं, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि आपके यहाँ यदि घुसपैठिए आकर के, ये तो एक नहीं 10 ऐसे रिपोर्ट है जहां बंगाल में घुसपैठ की बात की जाती है और आपका मुख्यमंत्री बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हम एक भी घुसपैठियों को जाने नहीं देंगे, और आप ऊपर से आप मुझे बोलना ही पड़ेगा, बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं। संजय शर्मा जल्दी से बोल, संगीता आगे एक बोल लेने दीजिए, क्योंकि एक ही साथ आप मैं संगीता आगे जी से पूछना चाहता हूं, बंगाल में यदि घुसपैठिए कहीं से आते हैं, देश की सीमाओं की रखवाली किसके हाथ में है? उसका जिम्मा किसके हाथ में है? केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या करता है? केंद्रीय देश की सीमाएं यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं संभालती है तो वो दायित्व में दे। और ये बताए कि पिछले 11 वर्षों में 2014 से आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा है, और उसके पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में कितने गए थे? असल में हमने पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है, हेलो एक मिनट, सवाल ये उठता है कि जिस घुसपैठिए, जिस वोट चोरी, जिस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पिछले कई चुनाव से पहले मुद्दा गरमाने की कोशिश की गई, चाहे बिहार चुनाव को ही देख लिया जाए, लेकिन जनता तक उसकी बहुत पहुंच आई नहीं, या फिर जनता ने उसको बहुत स्वीकारा नहीं। अब पश्चिम बंगाल में इसको कितना स्वीकार पाएगी जनता, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव सुधार के ऊपर, जो संसद में बहस शुरू हुई है। हालांकि इसका बहाने, इसका सबसे तात्कालिक कारण यह था एसआईआर पे चूंकि चर्चा का केंद्र बिंदु है, तो मेरा एक सवाल है, वो ये कि जिस एसआईआर को लेके कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा बिहार चुनाव से पहले हमलावर होने की कोशिश की, कुछ हद तक विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिला, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि जमीन पे मुद्दा बहुत दिखा नहीं। अब पश्चिम बंगाल में यही मुद्दा उठ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में मुद्दा को जनता कितना बाई करेगी, एक बड़ा सवाल है। काफ़ी लोग इस सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस पर मैं आप लोगों की राय लूँगा। शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स आपसे करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है आपके एसआईआर वाले मुद्दे, वोट चोरी वाले मुद्दे को स्वीकार करेगी, कितना एक्सेप्ट करेगी इसको? देखिए लक्ष्मण जी, जो बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो उनकी तरफ से डिफेंस में कहा गया कि हम लोग जो है घुसपैठियों को ढूंढेंगे, और यही बात का घुसपैठियों का जो आज हमें आवाज सुनाई दी थी, वो आज हमें लोकसभा में सुनाई दी एसआईआर के समर्थन में सरकार की तरफ से। बिहार में तो ये घुसपैठियों को ढूंढ नहीं पाए, अब चले हैं बंगाल में घुसपैठियों को ढूंढने के लिए। आपने जब यहाँ पे दावा किया कि बिहार में आप एसआईआर कर रहे हैं आप घुसपैठियों को ढूंढने के लिए, तो उसके बाद जब चुनाव आयोग ने अपना आंकड़ा निकाला कि 65 लाख लोगों को उन्होंने नाम जो काटे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आता है कि हमने वो डेटा ही हमारे पास नहीं है। तो आप यहाँ से कहां से आप बंगाल में वो डिफेंस दे रहे हैं? और जब आप अंशवत साहब, हम लोग उससे आगे बढ़ गए। अंशवत साहब, हम लोग अब उस मुद्दे से आगे बढ़ गए। वो ब्रेक पे जाने से पहले इस पे आपने काफी राय रखी। मेरा सवाल ये है कि घुसपैठिए वाले मुद्दे पर आपको पॉलिटिकल फायदा मिलेगा क्या पश्चिम बंगाल में? जो घुसपैठिए वाले मुद्दे पर जिस समाज के जिस वर्ग को आप आकर्षित करना चाहते हैं, टीएमसी ऑलरेडी वहां पर है। नहीं, वही मैं जवाब दे रहा हूं। तो बंगाल में क्योंकि जनता जो है वो बहुत ज्यादा विवेक है, तो इनके जो झूठे नैरेटिव है, उस झूठे नैरेटिव में वो बंगाल की जनता नहीं आने वाली है। तो मैं यही बात का जिक्र कर रहा हूं कि आप यहाँ पे ठीक है, झूठे नैरेटिव में आप यहाँ की जनता नहीं आ रही है। और क्या बंगाल की जनता नहीं समझ रही कि जो राहुल गांधी जी ने जो आज सदन में जो है अपने सॉल्यूशंस दिए थे इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे, उस पे आज क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है? अगर आप यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें करते हैं, तो उसके बाद आप क्यों नहीं मशीन रीडेबल जो है वोटर लिस्ट दे दीजिए? आप जो यहाँ पे बड़ी बड़ी हम लोगों ने किया ना, हम लोग ने शो में अंश जी किया। हम लोग शो में, आज शो का यही मुद्दा था, आज हम लोगों ने शो पे चर्चा भी करी कि जो राहुल जी ने जो बातें कही उसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता। आपने सुना होगा शो ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने इस पे डिटेल डिस्कशन यहाँ पे किया है। सतीश जी, हाँ ठीक है, सतीश जी मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक, सतीश जी जवाब नहीं है। अगर इनके पास नहीं, बीजेपी के जवाब लूंगा, नहीं लूंगा, बीजेपी के पास जाएंगे तो जवाब लेंगे। सतीश के सिंह साहब, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक आपसे है कि एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा करके कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कोई फायदा मिलेगा?
देखिए कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा बंगाल में? अगर कुछ फायदा उदा मिलना है तो टीएमसी को मिलेगा, बीजेपी को एसआईआर से फायदा मिल सकता है, वो कांग्रेस को नहीं मिलेगा। मैं मूल बात पे आता हूं जो आपका टॉपिक है। अभी प्रेम शुक्ला जी ने और संगीत रागी जी ने कहा कि इम्यूनिटी का बात, इम्यूनिटी का कानून था पहले, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंटली जो है ये भूल गए कि उसमें जो जोड़ा गया ये भूल गए। ये जानबूझ के भूलते हैं ये लोग, प्रोपेगेंडा पार्टी। क्या है कि उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात है, ये पहले नहीं थी भाई साहब, ये जोड़ा गया दिसंबर 2023 में। तो पहला तो ये, मैं तो ये कहता हूं कि जो नियुक्ति होती है, अगर सुझावों की बात की जाए तो नियुक्ति में तो प्रधानमंत्री क्या किसी को नहीं होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री विपक्षी नेता को भी नहीं होना चाहिए। आप कोर्ट पे डाल दो ना भाई, हर चीज तो कोर्ट ही में जाता है, वही लोग नियुक्त कर दें, क्या दिक्कत है आपको? तब तो आरोप नहीं लगेगा ना, आरोप नहीं लगेगा। अच्छा एक बात और, ये मुझे बताइए, आज एक सुझाव आया कि 100% वीवीपैट का मिलान कर लो, ये कर लो ना भाई, तो इससे पारदर्शिता आ जाएगी। है क्या 100% वीवीपैट का? नहीं है, नहीं है, ये सब करो ना। मैं नहीं हूं कि बैलेट पेपर पे जाइए आप इसी में जाइए, नियत के साथ जाइए, पारदर्शिता के साथ जाइए। हो सकता है कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाएगी तो ये सब मांगे रखेगी। प्रेम शुक्ला जी। लक्ष्मण जी एक छोटा सा टिप्पणी करूं क्या? ठीक, आप हमेशा प्रेम शुक्ला जी से पहले बोल लेते हैं, चलिए बोलिए आप। बोले संगीत रागी जी। सतीश जी जो कह रहे हैं बहुत जिसे कहते हैं ना इम्प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं। हमारे यहाँ स्टेट में जब चुनाव होता है सतीश जी, बिहार में भी चुनाव हुआ तो पूरा एक जर्मनी वोट कर रहा था, पूरा 1.5 फ्रांस वोट कर रहा था। जब पूरे देश में चुनाव होता है ना तो 2 यूरोप चुनाव में भाग ले रहा होता है, 2.5 यूरोप चुनाव में भाग ले रहा होता है। ये हम भूल जाते हैं। हम तो हमारे क्या दिक्कत क्या है ना कि हम बार बार कहते हैं कि अरे यूरोप में नहीं हो रहा है। भाई आपके यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसा है कि नहीं कि उनसे हमारा बेहतर टेक्नोलॉजी हो गया इस मामले में, पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। आप अपनी संस्थाओं को गर्त में ले जाने के लिए खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी जो है वो एक कहना नहीं चाहिए लेकिन एक उतावले बच्चे की तरह लेकर के आते हैं। ये कोई उनको बता देता है, कान में फूंक देता है और अगले दिनों लगता है कि हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं। जब लोकसभा में बोलते हैं तो लगता है कोई नई बात तो इन्होंने कुछ कही नहीं। आज की भाषण में इट कंप्लीटली बोरिंग। कोई एक नई बात मुझे बता दीजिए सतीश जी, जिसे आप कह रहे हैं। आप ठीक है राहुल गांधी को कहेंगे लोग ऐसे बोलता है वैसे, एक नई बात जो है जो राहुल गांधी ने बोला हो इस अरे नई बात की बात नहीं, जो बात है उसने कहा। अरे हरियाणा का ही जवाब कोई दे देना भाई, आप मत दीजिए, आपका तो बनता भी नहीं है देना। आप तो उस तरह से भाजपा माइंड से देंगे, चुनाव आयोग को तो दे देना चाहिए ना भाई जवाब। गलत बोल रहा है वो, गलत दस्तावेज लेके आ रहा है, गलत दावे कर रहा है, लेकिन जवाब तो आप देंगे कि डुप्लीकेट मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं ब्राजीलियन के, 200 मिल रहे हैं कहाँ के, एक यूपी वाले के मिल रहे हैं। कौन जवाब देगा? जवाब तो देना चाहिए ना, जवाब तो मिलना चाहिए ना। है वो बचकाना उतावला सब कुछ है। आप लोग चुनाव पर सवाल खड़ा कर देंगे इस देश में। आप चाहते ही नहीं, ये लगता है कि चुनाव यहां हो, और हमको लगता है उसी तरफ ये चुनाव बहिष्कार की तरफ बढ़ रहा है। सतीश जी आप गलत बोल रहे हैं। आपको कम से कम नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें। आपको आप तो पत्रकार हैं, ऐसी है, हमको ये टकराव ठीक नहीं लग रहा है। सच्चाई ये गलत है या वो गलत, कोई गलत तो है। आप चुनाव में प्रचार नहीं करते हैं, उस समय कोलंबिया भाग जाते हैं, हार करके 2 सीट और 4 दीजिए, उनसे आपका क्या लेना है? आप लोग करते हैं, आप लोग करवाते हैं, ठीक है। उनको हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि भाई और हरा दीजिए ना, सारे पारदर्शी करके उनको एकदम मटियामेट कर दीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन पारदर्शी तो बनाइए। प्रेम शुक्ला जी, अब रागी साहब रुक जाइए, थोड़ा बाकी लोगों को बोलने दिया जाए। एक बिंदु पर मैं पहले प्रेम शुक्ला जी। हाँ प्रेम शुक्ला जी, एक बिंदु पर पहले मैं आना चाहूंगा। आपने एक प्रश्न पूछा, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज 45 दिन ही क्यों रखा जाता है, उससे अधिक क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो कृपा करके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 पढ़ लें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 कहती है कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव का अगर आप उसकी चुनाव याचिका दायर करते हैं तो समय सीमा 45 दिन की है।
45 दिन के बाद 46वें दिन अगर आप कोई याचिका दायर करते हैं तो समय सीमा से बाहर होने के बाद खारिज हो जाएगी। चूंकि 45 दिन के भीतर ही आप चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, इसलिए 45 दिन ही चुनाव आयोग जो है वो सीसीटीवी फुटेज उसको जो है रखने के लिए बाध्य है। तो कृपा करके चुनाव अधिनियम 1951 ये कोई आज नहीं बनाया गया है, ये आज नहीं बनाया गया। कृपा करके 45 दिन वाला कानून तो इधर बना है भाई। धारा 81 पढ़ ले। नहीं, धारा 81 पहले पढ़ लीजिए पहले है ये धारा 81 पहले से है। धारा 81 कृपा करके पढ़ लीजिए। पीदी पत्रकारों को 45 दिन वाला कानून तो इधर आया बहुत आवश्यक है। जब कोई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद भाई 81 पहले से ही है ये। अरे ये नियम पहले तो से ही है। आप कृपा करके वो तो है, वो चुनाव याचिका के लिए, वो चुनाव याचिका के लिए सीसीटीवी वाला कब बदला ये तो बताइए। रखना है और उसका पर्पज क्या रह जाएगा, उसका फिर स्टोरेज का पर्पज क्या रह जाएगा जब आप चुनाव। संजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, चुनौती दे ही नहीं शर्मा साहब कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसकी जो है हर सवाल का उपयोग क्या रह जाएगा। हर सवाल का जवाब ये लोग ऐसे ही गोल मोल करके तो कानून के और संविधान के हिसाब से दूंगा। ये 45 वाला दिन, ये 45 दिनों वाला नियम अभी चुनाव आयोग ने चालू किया है और अभी अधिसूचना जारी हुई है और ये गोलमोल बातें कर रहे हैं। और 1951 का पहले से ही तय है। भारत है क्या, डाटा का इतना बड़ा सेंटर भारत है, टेक्नोलॉजिकली हम इतना एडवांस है। 45 दिन में इसको डिलीट कर देंगे, हम क्यों नहीं देश की जनता को मौका देंगे। साल भर 1.5 साल भर और परमानेंट यदि हम नहीं रखेंगे, यदि हम रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, ये सारे काम करेंगे। चुनाव आयोग को रिटायरमेंट के बाद प्रोटेक्शन देंगे, बोलेंगे तो आपकी बात दर्शकों तक जाएगी। एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात जाएगी। संजय शर्मा जी यहाँ पे बड़ा ही स्पेसिफिक सा जवाब दिया प्रेम शुक्ला जी ने। चूंकि आपको अपील फाइल करने की मियाद 45 दिन दी जाती है, वो 1951 का कानून है, इसी वजह से 45 दिन तक ही सीसीटीवी फुटेज रखा जाता है। हम 6 महीने रख लें। आज 1951 है क्या, आज 1951 है क्या। और बोलते बोलते ये बलात्कारियों पर आ गए। यदि बलात्कारियों को पकड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी में पढ़ लिख कर आया करो, पढ़ लिख कर आओ। वही जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लागू है। आज भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लागू है। पढ़ लिख कर आए ममता के पार्टी के, ममता बानों के कार्यकर्ता। अंशवत्स कुछ बोलना चाहते हैं, अंशवत्स को जोड़ना चाहते हैं। अंश आप बताएं, अंश जी आप बताएं, अंश जी को जोड़ना चाहते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, पता है इनको सीसीटीवी से फुटेज से जो है प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भैया जो मेयर के चुनाव में हुआ था ना चंडीगढ़ में, तो वो फुटेज दिया उसके बाद भी गोल गोल घुमा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 2012 क्योंकि ये नहीं चाहते, क्योंकि जितना भी जो इनका ब्राजीलियन मॉडल है ना वो बाहर आइए ना। अब इसके अरे नहीं इसके खिलाफ, अरे भैया यहाँ पे जो है आपका सारी पोल खुल जाएगी, इस वजह से आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि 1951 की धारा 81 कब की है, नहीं चाहते वो पता चले, इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। धारा 81 कब जुड़ी जरा बताइएगा। आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ, एक सेकंड लक्ष्मण जी, मैं एक घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ एक बात को लेके। संगीत रागी जी ने मेरे नेता, इस देश के नेता विपक्ष को लेकर जो बात बोली थी, जो भाषा का प्रयोग किया था कि उनके कान में कोई फूंक देता है, वो कुछ भी बढ़ के चले जाते हैं, ऐसे जो उन्होंने बोला था, मैं उस पर घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। इस देश के नेता विपक्ष के लिए बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लोग इतने निष्पक्ष हैं तो जो कर्नाटका के राहुल गांधी जी ने आनंद सीट को लेकर जो उन्होंने बात की थी, उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए आप? आनंद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सीआईडी ने बार बार जो है चुनाव आयोग को कहा, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए कि कैसे जो है बार बार कर्नाटका की सीसी ने जो है, प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड शो का समय खत्म हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड कोऑपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में। अंशवत सुन तो लीजिए, अंशवत जी आप बोलना सुनते हैं। वो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के जमानत प्राप्त अभियुक्त हैं वो। तो जो 420 के केस का अभियुक्त है, अभ्यस्त 420 है, उसके खिलाफ तो जो है बात करने का सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मुद्दे से भटक जाएंगे शुक्ला जी, ऐसे मुद्दे से भटक जाएंगे। ऐसे में प्रेम शुक्ला जी हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। खैर शो को यहीं सुकन्या का बलात्कारी शो का समय यहीं पे खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शो के लिए समय निकाला। लेकिन यह कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा है वो वाकई होती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आगे बढ़ता रहेगा।
चुनाव प्रक्रिया में सुधार होते रहेंगे तो लोकतंत्र जीवंत रहेगा। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना हमेशा जरूरी है नहीं, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।